गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद सब ठीक ठाक होगा और आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पिछली क्लास का रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं और उसमें हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ेंगे उसमें हम लोग? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको देखने से पहले हम लोग ना पिछली क्लास को रिकॉल कर लेते हैं। पिछली क्लास में हम लोग क्या देखे थे? पहले तो हम लोग देखे थे कि गोलीय दर्पण में किरण आरेख का नियम। तो गोलीय दर्पण में किरण आरेख का क्या नियम होता है कि यदि कोई भी किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो फोकस से गुजरती है। तो ये दर्पण चाहे उत्तल है या चाहे अवतल है, दोनों के लिए बात क्या है? सेम है। ठीक। दूसरा हम लोग देखे थे कि यदि किरणें फोकस से आपतित होती है, यदि किरणें कहाँ से आपतित होती है? फोकस से आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरती है। और तीसरा हम लोग देखे थे, जब किरण वक्रता केंद्र पे आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही गुजरती है। और चौथा हम लोग पढ़े थे कि ध्रुव के साथ जितने के कोण से आती है उतने के ही कोण से परावर्तित हो जाती है। ठीक। अब इसी की मदद से हम लोग अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देखे थे। ठीक। तो जिसमें हम लोग जितना दर्पण से नज़दीक जितना दर्पण से दूर जा रहे होते हैं उतना ही प्रतिबिंब दर्पण की क्या होती है? आगे आती रहती है। अवतल दर्पण के जो हम लोग प्रतिबिंब पढ़े थे बनना, उसमें देखिएगा कि केवल और केवल एक कंडीशन में ही प्रतिबिंब आभासी बन रहा होगा, दर्पण के पीछे बन रहा होगा और वस्तु से बड़ा बन रहा होगा। यही प्रतिबिंब आभासी होएगी तो उसमें 100% प्रतिबिंब क्या होगा? सीधा होगा, वो उल्टा नहीं होगा। तो और बाकी का सारा वास्तविक और उल्टा था। तो उस कंडीशन को आप लोग अच्छे से यदि रिवीजन कर लेगा तो मज़े में समझ में आ जाएगा। और जो भी नहीं पढ़े हैं पिछली क्लास का वीडियो देख लें। ठीक है, वो लेक्चर नंबर 7 है, क्लास 7 का वीडियो है। ठीक है ना, तो उसको ज़रूर देखें। और आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, क्या बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी ही बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हुई हो, हमेशा प्रतिबिंब आभासी ही बनता है। तो इसमें केवल और केवल हम लोग एक कंडीशन देखेंगे, एक कंडीशन का रे डायग्राम देखेंगे और उसी से हम लोग समझ जाएंगे। ठीक है। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, तो ये हो गया अपना उत्तल दर्पण। ठीक है भाई। और ये हो गया प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष दर्पण को जिस बिंदु पे काटती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ध्रुव बोलते हैं, पी। और ये वाला साइड हो गया परावर्तक सतह, मतलब ये पीछे से साइड किया हुआ। और ये वाला पेंटेड भाग हो गया। कि अब इसमें वक्रता केंद्र की बात करें तो इधर कहीं वक्रता केंद्र और इधर कहीं क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। ठीक है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है? हमेशा काल्पनिक ही बनेगा। काल्पनिक रहेगा तो वो सीधा ही रहेगा। ठीक है ना। वस्तु कहीं भी हो, तो मान लेते हैं हम वस्तु कहीं भी रख दिए, मान लिए वस्तु ये है, ये हो गया वस्तु अपना ए और बी। ठीक। तो एक किरण हम लेते हैं प्रधान अक्ष के समानांतर, क्योंकि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने किरणों का मिलना जरूरी है? 2 किरणों का मिलना जरूरी है। किस घटना के पश्चात? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात। तो हम लोग परावर्तन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अभी केवल परावर्तन का ही बात करेंगे। ठीक। तो हम एक किरण लेते हैं जो किसके समानांतर आती है? प्रधान अक्ष के समानांतर आती है। ठीक। तो प्रधान अक्ष के समानांतर आती किरणें परावर्तन के पश्चात किधर से गुजरेगी? तो फोकस से गुजरती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। ये हो गया, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। कोई दिक्कत? दूसरा किरण हम लोग लेते हैं, किधर से आएगी? वक्रता केंद्र से। किधर से? वक्रता केंद्र से आती हुई क्या होगी? प्रतीत होगी। तो वक्रता केंद्र से आती हुई किरणें उधर से ही परावर्तित हो जाती है, बताए थे, है कि नहीं? परावर्तन के पश्चात यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहीं पे प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा? निर्माण हो जाएगा। ये हो गया ए डैश और बी डैश। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं।
तो आप वस्तु को कहीं भी रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, यहाँ कहीं भी रखिए, इसमें प्रतिबिंब का निर्माण दर्पण के पीछे ही होगा, आभासी ही हो गया। अर्थात कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे ही बनता है, दर्पण के पीछे ही बनता है। जो ही दर्पण के पीछे होगा तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा, है कि नहीं है? आभासी या काल्पनिक बनता है। दूसरा क्या होगा? आभासी होगा तो वो क्या रहेगा? सीधा रहेगा। और वो सीधा, यहाँ तक बातें समझ, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा, आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता होता है। कोई दिक्कत भाई समझने में? नहीं ना। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने का हम लोग 6 केस देखे थे, और उत्तल दर्पण में केवल और केवल एक केस ही देखेंगे, क्योंकि इसमें वस्तु को कहीं भी आप स्थापित कीजिए, प्रतिबिंब हमेशा ऐसा ही गुण वाला बनेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो हम लोगों ने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना देख लिया। अब हम लोग देखने वाले हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके इसको अच्छे से नोट कीजिए, और उसके बाद हम लोग उपयोग देखते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखने वाले हैं अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला नंबर उपयोग हम लोग देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में। किसके रूप में? हजामती दर्पण के रूप में। तो हजामत का क्या मतलब होता है? हजामत का मतलब होता है दाढ़ी बनाना। क्या बनाना? दाढ़ी बनाना। तो हम लोग जो सैलून जाते हैं वहाँ पे जो दर्पण लगा होता है, मेनली नियम से कौन सा दर्पण लगाते हैं हम लोग? अवतल दर्पण लगाया जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण क्यों लगाया जाता है? आप लोग ध्यान से बातों को समझिएगा। सबसे पहला कंडीशन, किरण आरेख का सबसे पहला कंडीशन देखिए, जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी, सीधा और सबसे बड़ा बनता है अवतल दर्पण का। तो होगा क्या, जब हम लोग दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं तो हम चाहेंगे कि जो छोटा छोटा बाल है वो भी दर्पण में क्या दिखे? बड़ा दिखे। तो बड़ा प्रतिबिंब कौन सा दर्पण बनाता है? तो अवतल दर्पण बनाता है। कब बनाता है? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के क्या रहे? बीच रहे। तो उस कंडीशन में प्रतिबिंब क्या बनता है? बड़ा बनता है। तो जब छोटे छोटे दाढ़ी का प्रतिबिंब बड़ा बनेगा तो हमको देखने में क्या होगी? आसानी होगी, और हम सेविंग आसानी से क्या करेंगे? कर लेंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का ही उपयोग हजामती दर्पण में क्यों करते हैं? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? क्योंकि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच स्थित होती है अवतल दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा तथा आभासी और सीधा बनता है। इसीलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण में करते हैं। ये 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका आप लोग उत्तर दे दीजिएगा। ठीक। और जब प्रतिबिंब बड़ा बन जाएगा छोटे छोटे वस्तु का, छोटे छोटे दाढ़ी का, तो उसको काटने में क्या होगी? आसानी होगी। ठीक। टॉर्च, वाहन तथा सर्च लाइट में परावर्तक सतह के रूप में। तो घर में जो टॉर्च है उसको देखिएगा तो उसमें बल्ब के पास ना गोल गोल चमकता हुआ ना कटोरा जैसा है कि नहीं है? तो उसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक सतह। गाड़ी का है, गाड़ी के हेडलाइट में देखिएगा शीशे के बगल में ना सिल्वर कलर का चमकता हुआ ना चमचम करके कटोरा जैसा दिखता है कि नहीं है? तो वो कौन सा दर्पण है? वो है अवतल दर्पण। वो कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो वहाँ पे हम लोग किसका उपयोग करते हैं? परावर्तक सतह के रूप में उपयोग करते हैं। कहाँ पे? टॉर्च में, वाहन में, सर्च लाइट में। तो ये क्या होता है सर? ये क्या करता है ना कि सभी वस्तुओं को, सभी प्रकाशों को एक जगह वो क्या करता है? फोकस से आपतित होती है। जब फोकस पे आपतित होएगी तो कंडीशन पढ़े हैं कि अवतल दर्पण में कोई भी किरण जब फोकस पे से आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात प्रधान अक्ष के समानांतर जाती है। तो बल्ब ऐसे सेट किया हुआ रहता है कि प्रकाश की किरणें फोकस से आपतित हुई कहाँ पे? अवतल दर्पण पे, और परावर्तन के पश्चात सारी की सारी प्रकाश से क्या हो जाएगी? प्रधान अक्ष के समांतर निकलती है, जिससे क्या होती है? पूरी की पूरी सीधी प्रकाश दूर तक निकलते हुए हमको दिखाई देती है। इसीलिए
जब सर्च लाइट जलाते हैं या हेडलाइट, जब गाड़ी का लाइट वाइट जलाते हैं, देखते हैं रोशनी दूर तक जाती है कि नहीं है। तो उसी में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह के रूप में। अगला क्या है, रोगियों के कान, नाक, गले, दांत आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो कान, आँख, नाक वाले डॉक्टर के पास जाइएगा तो वो माथे पे ना एक दर्पण लगाया होता है, बल्ब वल्ब जलते रहता है, तो उससे रोशनी वहाँ तक आती है और परावर्तित होकर के सारी की सारी किरणें एक जगह चली जाती हैं, जिससे उसको गले में भेजकर गले तक देखने में आसानी होती है, कान में भेजकर कान के अंदर की पार्ट्स को देखने में क्या होती है, आसानी होती है। तो ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि डॉक्टर्स निम्नलिखित में किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ठीक है बच्चों। सौर भट्टियों के रूप में, सौर भट्टी क्या होता है कि सूर्य में ना उष्मीय ऊर्जा है, तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े अवतल दर्पण को लगा देते हैं। ठीक है। और मान लीजिए कोई एक बर्तन है, उस बर्तन पे हम लोग 4-5 बड़े बड़े अवतल दर्पण का जो परावर्तित प्रकाश है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, भेज देते हैं। एक ही बर्तन पे बड़े बड़े अवतल दर्पण का 4-5 अवतल दर्पण का प्रकाश वहाँ पे क्या किया, हम लोग भेज दिए। तो हुआ क्या, बहुत सारी किरणें आई, और बड़ा अवतल दर्पण है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश परावर्तित होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश क्या होती है, परावर्तित होती है किसी भी बर्तन पे। अब 4-5 दर्पण का परावर्तित प्रकाश एक ही दर्पण पे यदि हम भेज दिए तो वो तो ज़्यादा से ज़्यादा उष्मा उत्पन्न करती है, पानी गर्म हो जाता है और उसमें हम लोग कुछ भी डाल करके अपना खाना पीना बना लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं सौर भट्टियों के रूप में भी किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो ये वाला उपयोग ना मुंबई का जो शिरडी साई मंदिर है उसमें इसका उपयोग करके वहाँ पे भगवान का प्रसाद बनाया जाता है। ठीक ना, सौर भट्टी की मदद से ही शिरडी साई मंदिर में प्रसाद बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। तो ये हो गया अवतल दर्पण का उपयोग। अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग। ठीक, उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग जो गाड़ी में साइड मिरर देखते हैं, बाइक्स में हो गया, ट्रक में, बस में, इस सब में साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 2 मार्क वाले में कि उत्तल दर्पण का उपयोग ही साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, वो क्या करता है, सुन लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है। हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में इसीलिए करते हैं क्योंकि यह विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब, ठीक है ना, विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बना देता है। ठीक है ना, जिससे पीछे की वस्तुओं को देखने में क्या होती है, आसानी होती है। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। सर समझ में नहीं आया बातें, होता क्या है, देखिए उत्तल दर्पण है, छोटा सा साइड में लगा हुआ है, तो आप देखिए पीछे से ट्रक आ रहा है, उतना बड़ा ट्रक है, ठीक है ना, फिर भी उसका प्रतिबिंब आपकी दर्पण में पूरा का पूरा क्या हो जाता है, बन जाता है। तो हुआ क्या, विस्तृत क्षेत्र का, पीछे बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब आसानी से छोटे से दर्पण में क्या हो गया, आपको दिख गया। इसीलिए हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, तो ये वाली बातें आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, वो 2 मार्क में आपको पूछेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देखें उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण। अब अगला टॉपिक इसी में हम लोग देखते हैं चिन्ह परिपाटी। क्या देखते हैं, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट का टॉपिक है, इसी में देख लेते हैं। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट्स में उतारिए, ठीक है ना, छापिए। देखिए अगला हम लोग पढ़ रहे हैं चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। इसका उपयोग हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे और दर्पण सूत्र सब निकालने में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि अभी समझ लीजिएगा तभी के बाद जब तक फिजिक्स पढ़िएगा तब तक ये चीज़ का उपयोग होते रहेगा। तो साइन कन्वेंशन को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा पिछली क्लास का जिक्र कर लेते हैं। मान लिया ये अवतल दर्पण है, ठीक, ये हो गया प्रधान अक्ष और ये हो गया ध्रुव। हम मान लिया वस्तु यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक, ये हो गया वस्तु ए और बी। हम बताए थे, आप पिछली क्लास को याद कीजिए कि कोई भी दूरी दर्पण में कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से। मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये 20 सेंटीमीटर है, मान लीजिए, ठीक। तो वस्तु दूरी कितना सेंटीमीटर हो गया, तो आप कहिएगा सर 20 सेंटीमीटर। तो कहाँ से हम मापे हैं, ध्रुव से। कोई भी दूरी चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, कहाँ से मापी जाएगी, ध्रुव से मापी जाएगी। तो वस्तु दूरी बराबर कितना सेंटीमीटर हो गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ये वस्तु दूरी प्लस में होगा या माइनस में होगा, ठीक है ना, बातों को समझिए। यहाँ पे ये वस्तु दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर होगा या माइनस 20 सेंटीमीटर होगा,
उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे किससे, चिन्ह परिपाटी से। इसी चीज़ को समझने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे कि कोई भी दूरी, कोई भी मान, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी हो गया या वक्रता त्रिज्या हो गया, वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, उसी चीज़ को हम लोग किससे समझेंगे, चिन्ह परिपाटी से। किससे समझेंगे, चिन्ह परिपाटी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम क्या टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो पहले आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि ये चिन्ह परिपाटी क्या होता है। ठीक, तो ये हम रहने देते हैं और चिन्ह परिपाटी पढ़ने के बाद हम लोग देखेंगे कि ये प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए, मान लेते हैं हम दर्पण नहीं बनाते हैं, मान लीजिए ये प्रधान अक्ष हो गया और ये ध्रुव हो गया और ये दर्पण का भाग हो गया, ये दर्पण का भाग हो गया। ठीक, मान लीजिए ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष। आसानी से देखिएगा, कहाँ बनाएंगे इसको, साइड, ठीक है, अब यहीं बन गया तो कोई बात नहीं, प्रधान अक्ष। ठीक, मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु है और वस्तु से प्रकाश निकल रही है, तो ये हो गई आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। ठीक, मतलब आपतित किरण निकल के इधर से इधर की ओर ये जा रही है। अच्छे से लिख लेते हैं इसको, आपतित किरण मतलब वस्तु जहाँ रहेगी वहीं से ना प्रकाश निकलेगी, बस इसी चीज़ को आपतित किरण। मान लीजिए इधर वस्तु, मतलब वस्तु यहाँ है, इधर से प्रकाश निकल के इधर की ओर जा रही है। गौर से सुनिएगा, ठीक है ना। जब हम लोग वस्तु की दिशा में दूरी मापेंगे, जब हम लोग किसकी दिशा में, वस्तु की, जब हम लोग आपतित किरण की दिशा में दूरी को लेंगे, ठीक है, तो साइन कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। साइन कैसा रहेगा, प्लस। तो पहला हम लोग गुण लिखते हैं, पहला गुण लिखते हैं कि, पहला गुण लिखते हैं, अच्छा सबसे पहला बात तो मान लीजिए ये ध्रुव है, P है। कोई भी दूरी कहाँ से मापना चालू करेंगे, ध्रुव से। कहाँ से मापना चालू करेंगे, ध्रुव से। मतलब लिखते हैं कोई भी दूरी, सबसे पहला पॉइंट, कोई भी दूरी, डिस्टेंस, ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। सबसे स्टार्टिंग वाली बात है, ये लिख लेंगे। दूसरा बात हम क्या बोले, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है। इस चीज़ को लिखिए, उसके बाद समझेंगे आराम से। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक होती है। ठीक है भाई, ये दोनों पॉइंट स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिए। अब हम मिटाते हैं। ठीक, और अगला पॉइंट क्या है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में। ठीक है, आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। ये हो गया तीसरा। चौथा पॉइंट, ठीक है ना, चौथा पॉइंट ये बोलता है कि प्रधान अक्ष के ऊपर चाहे इस साइड ले चाहे इस साइड ले, मान क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक होती है, ठीक है बच्चों। और नीचे वाला पॉइंट ले लेते हैं, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, चाहे इस साइड लीजिए चाहे इस साइड लीजिए। ठीक, पांचवा, प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है बच्चों। तो एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, वही एग्जाम्पल जो कि अभी हम लोग क्या किए थे, जिक्र किए थे। ठीक, आपतित किरण की दिशा में प्लस, आपतित किरण के विपरीत दिशा में माइनस। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है और ये प्रधान अक्ष और ये ध्रुव। मान लीजिए वस्तु अपना यहाँ पर रखा हुआ है A B, इसकी दूरी यहाँ से कितनी सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है। ठीक,
तो हम वस्तु दूरी बराबर लिख लिए, कितना सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 प्लस में है या माइनस में, वही हमको समझना है। ठीक, तो समझने का कोशिश, वस्तु तो यहाँ है, आपतित किरण जो निकलेगी तो वस्तुएं से ना निकल के इधर की ओर जाएगी, तो ये हो गई आपतित किरण। ठीक, तो आपतित किरण का जो दिशा हम लोग कहेंगे तो वो किधर से किधर है, इस साइड से इस साइड है कि नहीं है, इधर से इधर की आपतित किरण की क्या है, दिशा है। अब वस्तु तो यहाँ पर है, और हम अभी अभी पहला गुण बताएं, नियम बताएं कि वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, वक्रता, त्रिज्या, कोई भी दूरी हो, कहाँ से मापते हैं, ध्रुव से। ध्रुव से मापना चालू करते, वहीं से हम चेक करेंगे कि हम किरण के दिशा में जा रहे हैं या किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, आप ध्रुव के पास खड़े हो जाइए और यहाँ से वस्तु दूरी माप रहे हैं, तो वस्तु की ओर चलिए। तो जो ही हम वस्तु की ओर चल रहे हैं, मान लीजिए कि ये हम हैं, अरे हम ही को मान लो, है कि नहीं है, ये मान लो हम हैं, और हम ना इधर की ओर चल रहे हैं, हम इधर की ओर क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो चल रहे हैं, तो ध्यान से देखिए, हम तो इधर से इधर की ओर चल रहे हैं, आपतित किरण इधर से इधर जा रही है। तो यदि आपसे ये पूछे कि ध्रुव से जब आप वस्तु दूरी माप रहे हैं, तो ध्रुव से मापने पर आप आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो आप कहिएगा सर हम तो विपरीत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि किरण आ रही है उधर से और हम जा रहे हैं इधर से, तो हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो जो ही हम आपतित किरण के विपरीत दिशा में चले जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, माइनस। रूल नंबर तीसरा देखिए, साइन क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे वस्तु दूरी क्या हो गया, -20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। ठीक, तो अगला आप देखते हैं, अगला देखने का कोशिश करते हैं। ठीक, मान लीजिए कि वस्तु यहाँ पे थी और मान लीजिए कि प्रतिबिंब यहाँ पीछे बन गया। पहला कंडीशन जो अवतल दर्पण का था, मान लेते हैं वही प्रतिबिंब आभासी वस्तु से बड़ा यहाँ पे बन गया A डैश B डैश। अब मान लीजिए इसकी दूरी है 10 सेंटीमीटर, मान लिए इसकी दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब आपसे ये पूछे कि हमको ये बताए कि प्रतिबिंब दूरी कितनी है, तो हम लिखेंगे सर प्रतिबिंब दूरी है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है, 10। अब ये 10 प्लस में है या माइनस में, अब हम लोग उसी का चर्चा करते हैं। वही क्या है, चिन्ह परिपाटी। देखिए, कोई भी दूरी कहाँ से मापेंगे, तो भैया ध्रुव से। कहाँ से मापेंगे, ध्रुव से। ध्रुव से क्या मापना है, तो प्रतिबिंब दूरी। तो ये रहा अपना प्रतिबिंब। तो ध्रुव से हम प्रतिबिंब की ओर चलेंगे, ध्रुव से हम प्रतिबिंब की ओर क्या करेंगे, चलेंगे। जो भी दूरी मापनी है ना, तो उसकी ओर चलना प्रारंभ करेंगे। कहाँ से, ध्रुव से। तो ध्रुव से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिबिंब की ओर चलते हैं। तो भैया चलिए, चलने का कोशिश करते हैं, है कि नहीं है, चले। तो ध्रुव से जब हम लोग प्रतिबिंब की ओर चल रहे हैं, तो ऐसे 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 जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इधर से। तो अब आपतित किरण को भी देखेंगे, तो हम देख रहे हैं कि आपतित किरण भी आ रही है, इधर से आ रही है ना। तो आपतित किरण की दिशा, हमारी दिशा देखिए, तो दोनों सेम है कि अलग अलग है। हम चल के प्रतिबिंब की ओर जा रहे हैं, तो कहिएगा सर जिधरे आप जा रहे हैं उधरे आपतितो किरण जा रही है। कहने का ये मतलब हो गया कि आपकी दिशा और आपतित किरण की दिशा दोनों क्या है, समान है। दोनों क्या है, समान है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाए तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। रूल नंबर दूसरा देखिए, चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अगला देखते हैं। अगला मान लेते हैं कि ये इस प्रतिबिंब की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये पूछ दे कि हमको बताइए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, तो आप कहिएगा सर 5 सेंटीमीटर। लेकिन अब हम पूछ दे ये 5 सेंटीमीटर प्लस है या माइनस है, तो आप कहिएगा सर ये तो प्रधान अक्ष है और ये प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के कहाँ बन रहा है, ऊपर। तो प्रधान अक्ष के ऊपर जो भी दूरी होगी सारा का सारा क्या होगा, प्लस होगा। रूल नंबर चौथा देखिएगा, तो हम बोलेंगे ये कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ गई। अब मान लीजिए उसी तरह कोई भी प्रतिबिंब है नीचे की ओर यहाँ पे बन रहा है, 2 सेंटीमीटर है मान लीजिए। तो यदि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर बन रहा है तो इसका चिन्ह प्लस होगा कि माइनस। 100% क्या होगा, माइनस, क्योंकि यह किधर बन रहा है, प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग चिन्ह परिपाटी को समझ गए होंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझ हो गए होंगे, क्योंकि हम अपनी भाषा में
किताबी भाषा को छोड़कर अपने लैंग्वेज में अपना एग्जाम्पल देके बहुत मस्त तरीके से बताए हैं। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो एक बार बैक करके वीडियो को पुनः देख लीजिए, मस्त में समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगली क्लास हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। क्या पढ़ेंगे? दर्पण सूत्र, जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में, और या नहीं तो इसी दर्पण सूत्र से न्यूमेरिकल्स भी आता है। तो हम लोग दर्पण सूत्र को अगली क्लास में अच्छी तरीके से मस्त में प्रूफ करेंगे। उसके बाद अगली क्लास में उस पर क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे, और उसके बाद इस क्लास का ऑब्जेक्टिव करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, और ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीरियली वे में वीडियो को देख रहे होंगे। नहीं देख रहे हैं तो सीरियली वे में वीडियो को देखिए, अच्छी तरीके से नोट्स को तैयार कीजिए, जो कि आपको एग्ज़ाम के समय बहुत ही लाभदायक होगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप लोग मेहनत कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि महान व्यक्तियों ने बोला है कि रिवीजन में ही सफलता का रहस्य है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। पढ़िए।